गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछले क्लास में वर्णों का परिचय पढ़ा और आज हम लोग पुनः वर्णों के परिचय के पश्चात जो है आज हम लोग संधि की चर्चा करेंगे। एक मैं सूचना आपको मैं देना चाह रहा था वो ये कि चूँकि अभी हमारा जो क्लास था पिछला क्लास वो हमने काफ़ी जो जनरल जो क्लासेस होती हैं करीब 1 घंटे का वो मैंने बनाया था ताकि आधा घंटा का हम लोग उसमें डिवाइड कर देंगे। लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो वो अपलोड नहीं लेता है, इस वजह से मुझे मजबूरी में आकर मुझे जो है वो सारे क्लासों को मुझे 3 भाग में डिवाइड करना पड़ा, चूँकि वो एक बार में पूरा का पूरा वीडियो नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा, चूँकि कुछ ये तकनीकी गड़बड़ी है। शुरू में जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, इस ओझा सर क्लासेस को, तब उतना हमें समय ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। चूँकि अभी शुरू हमने किया है, ये जस्ट हमारा पहला क्लास था पिछली बार, आज हम लोग फिर दूसरा क्लास ये शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये समय तभी बढ़ेगा जबकि हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे, तब हमें समय भी ज़्यादा अपलोड करने के लिए, मटेरियल को डालने के लिए मिलेगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे संधि के विषय में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संधि में मुख्य रूप से संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और मेल किन चीज़ों का? वर्णों का मेल। हम लोग पिछली बार इसीलिए हम लोगों ने वर्णों को पढ़ा था, वर्ण के विषय में पढ़े थे, क्योंकि हमें जब तक वर्ण का ज्ञान नहीं होगा तो इन वर्णों को जोड़ने का या अलग करने की जो बातें हैं वो हमें पता नहीं चल सकती हैं। तो यहाँ क्या है कि हम लोग संधि में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं कि वर्णों का मेल करते हैं। और जब दो वर्ण, चाहे वो व्यंजन का हो, स्वर का हो, जब मेल होता है और उसमें जो परिवर्तन आता है दोनों को जुड़ने के बाद, दोनों वर्णों को मिलने के बाद, तो जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मीन्स, विकार का मतलब हो गया उसमें परिवर्तन होगा ना, चेंजिंग पॉइंट जो उसका होता है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। तो उसको हम लोग संधि करते हैं जो विकार उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग मुख्यतः संधि के हम लोग यहाँ पर मैंने भी लिखा है, संधि के 3 भेदों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला हो गया स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा हो गया विसर्ग। तो आज जो है हम लोग अभी फिलहाल 1 नंबर में जो आपका स्वर है, इस स्वर के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में हमने जो वर्ण के विषय में जो पहले जाना था, वर्णों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों मिला करके टोटल 46 होते हैं, नहीं 46 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 13 आपके स्वर वर्ण होते हैं, फिर जो है आपका 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। उसी प्रकार से अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण मिलकर के 4 8 ये होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल वर्णों की संख्या जो है स्वर व्यंजन अंतस्थ सब मिला करके टोटल 46 वर्ण होते हैं। तो उसमें से हम लोग जो है स्वर वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। मतलब जब हम संधि करते हैं और उन संधियों में जब दो स्वर वर्णों का जब दो स्वर वर्णों के बीच में जब हम संधि करते हैं और उन स्वर वर्णों में जो परिवर्तन आता है, तो इसलिए उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, उसके मेल को। जैसे कि अभी हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है, देव जोड़ आलय। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो ये देव और आलय, यहाँ पर देखिए कि व में अ है। आप यदि वर्णों को तोड़ने के लिए जानते होंगे तो पता होगा व में कौन सा वर्ण लगा है? अ वर्ण लगा है। तो इसमें है अ, जैसे इसको आप हलंत करेंगे तो इससे अ निकलेगा। अब प्लस इधर क्या है? आलय का आ है। तो ये है अ और यहाँ है आ, ये दोनों वर्ण मिल करके बनता है आ। तो ये जो आ है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग, इसी को हम लोग संधि कहते हैं। चूंकि यहाँ पर स्वर वर्णों के बीच में संधि हो रही है, इसलिए ये जो है वो स्वर संधि कहलाता है। ये मैंने उदाहरण दिया। अब हम लोग स्वर संधि के विषय में हम लोग अब डिटेल्स चर्चा करेंगे। इसको हटा देते हैं, अभी हम केवल हम लोग स्वर संधि के विषय में अभी हम लोग फिलहाल चर्चा करेंगे। संधि में केवल स्वर। वास्तव में स्वर संधि को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं।
मुख्य रूप से। ऐसे तो उसमें कुछ प्रकृति भाव भी है, और भी जैसे आप क्लास आपका बढ़ता चला जाता है तो उसमें स्वर संधि के और भी कई भेद होते हैं, प्रगृह संधि होती हैं, उसमें प्रकृति भाव आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग 5 भागों में उसको डिवाइड करते हैं, जिसका कि हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है जूनियर क्लासों में, स्पेशली 10 तक, बोर्ड तक। तो यहाँ हम अब पहला यदि देखें तो वो है दीर्घ संधि, फिर दूसरा है गुण, गुण हो गया, फिर उसी प्रकार से तीसरा हो गया वृद्धि, चौथा हो गया यन संधि, और 5वां हो गया अयादि, अयादि संधि। यहाँ पर हम लोग अभी पहली संधि जो है वो दीर्घ संधि, इसके विषय में हम लोग अभी फिलहाल देखते हैं। चूँकि आपको जो मैं संधि अभी पढ़ाऊँगा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसमें पता नहीं होगा उसके विषय में, तो उसके लिए मुझे हो सकता है कि मुझे बहुत पीछे भी जाना पड़े। तो आप थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये संधि जो कई लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो आपको ज़रा समय, मैं ये नहीं चाहता कि महसूस भी हो, आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा महसूस नहीं हो कि किस तरह से संधियाँ होती हैं। अननोन संधि भी यदि आपको मिलता है तो उसको आप आसानी से हंसते खेलते बना सकें। तो इसके लिए हम लोग कहीं भी पीछे की ओर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बताना पड़ सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनना होगा, देखना होगा। इसके लिए हम लोग पाणिनि के सूत्र को यदि लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा हम लोगों को इस संधि को समझने के लिए। तो पाणिनि के सूत्र के लिए दीर्घ संधि का उन्होंने सूत्र बनाया था अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो है महर्षि पाणिनि ने, जो कि मैंने नाम आपको पहले ही बताया था महर्षि पाणिनि का, आपको पता ही है महर्षि पाणिनि। ये महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र की रचना की, अकः सवर्णे दीर्घः। ये दीर्घ संधि कहता है कि अक का सवर्ण होने पर दीर्घ हो, मतलब एक तरह से कहें तो दीर्घ संधि की परिभाषा है। अब प्रश्न उठता है कि अक क्या है, सवर्ण क्या है, ताकि वो दीर्घ होता है। ये ध्यान देने की बात है, चूंकि अकः सवर्णे दीर्घः, तो यहाँ पर अक, सवर्ण और दीर्घ ये क्या है, इसके लिए हम लोगों को महर्षि पाणिनि के सूत्रों को हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जो सूत्र इन्होंने बनाया है इसकी व्याख्या को हमें देखनी है, तब यदि इसके सूत्र के अनुसार हम लोग यदि इसको लेकर के चलते हैं तो हमें काफ़ी आसानी से आगे की चीज़ों को बनाने में या समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि महर्षि पाणिनि ने जब लगभग 4000 सूत्रों का इन्होंने निर्माण किया तो सूत्र ऐसे नहीं आ गए थे। वो जो 4000 जो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के जो सूत्र का जो निर्माण किया, उसमें से एक सूत्र ये भी है अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि का। तो उन्होंने इससे पहले एक प्रत्याहार का निर्माण किया था, प्रत्याहार का उन्होंने एक निर्माण किया था, जो कि एक तरह से कहें तो कूट भाषा का, एक कुट शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, एक सांकेतिक वर्णों का प्रत्याहार को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग वर्णों को मिला करके उसका ग्रुप बनाने का उन्होंने एक प्रयास किया, जिससे कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थों को लोग समझ सके, उससे निकाला जा सके। नहीं तो ये ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ इतना मोटा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आम आदमी को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को देख करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया। उसमें 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्रों में से मैं अभी फिलहाल जिसका इसका काम मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे कि अब अका है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि माहेश्वर सूत्र क्या है। मैं चाहता हूँ कि उसे भी आप अपने जानकारी में रखें, हालांकि थोड़ा वो हट करके है इस विषय से, लेकिन इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए उसको जानना जरूरी है। तो पहले माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं। यह है माहेश्वर सूत्र। आई उन अ ई उ न, आई उन
री लिरिक, री लिरिक, ए ओम, ए ओम, आई ऊन, री लिरिक, ए ओम, आई औच, आई औच, है वरट, है वरट, लण, यमंग नणम, यमंग नणम, यमंग नणम, झभें, झभें, घट धस, घट धस, घट धस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठ, खफ छठ, खफ छठ, थ चटतौ, थ चट तौ, खफ छठ थ चटतौ, कपय, सस सर हल, सस सर, सस सर हल। ये टोटल जो है, ये माहेश्वर सूत्र में टोटल 14 सूत्र हैं जिसे कि माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ऐसे किंवदंती है कि महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की तो शिव के द्वारा जब उन्होंने अपने डमरू को बजाया तो एक किंवदंती है, तो उससे ये 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र की प्राप्ति महर्षि पाणिनि को हुई और इसी से उन्होंने व्याकरण का इतना बड़ा विशाल भवन उन्होंने तैयार किया। तो सारा व्याकरण के जितने सारे सूत्र और फॉर्मूला हैं, इन्हीं सभी सूत्रों को आधार मान करके प्रत्याहार बनाया गया और उन प्रत्याहार को जोड़ जोड़ करके अलग अलग सूत्रों का निर्माण किया गया। तो जैसे मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अ उन, इसमें देखिएगा कि अलग अलग वर्णों को एक ग्रुप बनाया गया है। जैसे अ से मतलब अ और आ दोनों समझना है, ई से मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों समझना है। उसी प्रकार से उ में भी ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो अ उन, री लिरिक, री हो गया और इसके बाद री में ह्रस्व री दीर्घ री दोनों। उस प्रकार से लिरी भी क हलंत री लिरिक, री लिरिक, ए ओम, ए ओम, आई औच, आई औच, है वरट। इसको चाहेंगे तो आप तोड़ करके याद, क्योंकि सब सिंगल सिंगल वर्ण है वरट, लेकिन एक एक ग्रुप में है इसलिए हम लोग शब्द की तरह उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में सब अलग अलग वर्ण है ये। इस प्रकार से लण, इसके बाद से हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है यमंग नणम, यो चछ झ का यो, यमंग नणम, झभें, झ भ य हलंत, झभें, घड धस, घ ढ ध श, घड धस, जब गड दस, खफ खफ छठ, थच, खफ छठ थ चटतौ, थ चटतौ, थ चटतौ, कपैं, सस सर हल। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, इसे लिखने का मेरा प्रयोजन ये है कि जो प्रत्याहार, जो फॉर्मूले में जो शब्द आते हैं उसको आपको जानना जरूरी है। उसके जरूरी क्या है, अब देखिए जैसे कि अकह शब्द है, तो यहां जो अकह दिया हुआ है, इस अकह को कैसे बनाया गया है, इसी सूत्र से। अब देखिए यहां पर अ है, अ उनका अ है और इसके बाद क्या है क। अब देखिए इसमें आगे क कहां है, यहां पर है, री लिरिक का क है। तो अ और क के बीच में आने वाले जितने स्वर वर्ण हुए उसको क्या कहा गया, अक कहा गया। ठीक है।
इसे अक का नाम दिया गया। मतलब इन दोनों वर्णों के बीच में जैसे अ हो गया, ई है, उ है, इस प्रकार से री है, लिरी है। एक चीज ध्यान देने की बात है, हर एक ग्रुप का जो अंतिम वर्ण है, हर एक ग्रुप, ऐसा आई उन में न हलंत है, री लिरिक में क हलंत है, ए ओंग में अंग है। ये जो हर एक ग्रुप का जो अंतिम वर्ण हलंत वाला है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये जो है ग्राह्य नहीं है, ये इत संज्ञक होता है, इसका लोप हो जाता है। इसलिए इतने ही वर्णों को हम लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं काउंट करते समय। जब फाइनल हम लोग काउंट करेंगे वर्णों को, जब प्रत्याहार को बनाएंगे, तो हर एक ग्रुप का जो अंतिम वाला वर्ण है उसको हम लोग छोड़ करके लेते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या क्या आया, अ ई उ री लिरी, ये 5 वर्ण जो है वो आपको अक प्रत्याहार के अंतर्गत आए। मतलब इस प्रकार से अक प्रत्याहार को एक बनाया गया, एक ग्रुप के समूह को, एक सांकेतिक कुटवर्ड को तैयार किया गया, बनाया गया। और इस प्रकार से अक कहने से मतलब क्या हो जाएगा, अ ई उ री लिरी, इन सभी वर्णों को मिला करके अक कहा गया। अब देखिए कहता है सवर्ण, मतलब इन सभी वर्णों का सवर्ण होने पर, सवर्णे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, मतलब सवर्ण होने पर सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, में पे पर। तो यहां भी सवर्ण होने पर क्या होगा भाई, कहते हैं दीर्घ होगा, मतलब दीर्घ संधि मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो अक है, अब मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि मैं इसको हटाऊंगा, इससे मैं साफ करूंगा। तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैं ऊपर ही इसको मिटा देता हूं, यहीं से देखते हैं अभी, क्योंकि अभी आपको समझने में सहूलियत होगी। तो ये जो अक सवर्णे दीर्घा आपने देखा, अक सवर्णे दीर्घा, तो यहां पर अक में क्या क्या आ गया, अ ई उ री, ठीक है, अ ई उ री लिरी, री लिरी। तो इसमें जो अ ई उ री लिरी, ये जो 5 वर्ण आए, इसको क्या कहा गया, इसको अक कहा गया, इसी को अक प्रत्याहार कहा गया। अब कहता है कि अक का मतलब अ ई उ री लिरी, इन सभी का क्या हो, कहता सवर्ण होने पर, मतलब इसी का यदि समान वर्ण आगे हो तब उसमें दीर्घ, उसकी दीर्घ संधि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यदि हम लोग इसको हटाते हैं माहेश्वर सूत्र को, इस माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगा, है ना, इसकी आवश्यकता हमेशा आपको पड़ती रहेगी, इसलिए उसको आपको नॉलेज में हमेशा रखना है, क्योंकि जब जब सूत्र की चर्चा करेंगे वहां तब तब उसकी जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो अ ई उ री लिरी हो गया अक। तो कहता है कि अक का सवर्ण होने पर, मतलब अ अथवा आ का मेल की संधि यदि अ अथवा आ के साथ हो तो इसका क्या होगा, इन दोनों का दीर्घ होगा। मतलब अ या आ के साथ अ प्लस अ भी हो सकता है, अ प्लस आ भी हो सकता है, आ का अ के साथ भी संधि हो सकती है, तो आ का आ के साथ भी संधि हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी एक वर्ण की संधि होती है तो ये दोनों का दीर्घ क्या होगा, आ होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम यदि देखें, जैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे देव जुड़ आलय, देव जुड़ आलय, तो यहां पर आप देखिएगा ध्यान देकर के, दे हुआ, व को यदि आप हलंत करेंगे, तो इसमें कौन सा स्वर लगा है, अ, इसमें अ स्वर लगा है, तो इस अ स्वर को आप आगे निकाल सकते हैं। प्लस आलय हमें क्या है, आ है, आलय हमें आ है, अब प्लस इधर क्या है फिर लय। तो यहां जो आ देख रहे हैं और यहां जो अ है, ये इन दोनों को जब संधि करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मतलब अ और आ दोनों समाप्त होकर के एक आ वर्ण को उत्पन्न करता है, परिवर्तित होकर के इस रूप में वो बदल जाता है।
तो आ हो गया। तो अब देखिए दे है, व में हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें स्वर का स्थान अभी भी खाली है, और इसका जो लगा हुआ व में लगा हुआ जो अस्वर है वो आ के साथ मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, इधर क्या है बचा हुआ फिर लय है ना, यहां भी सर्च दे दीजिए, लय एक पद बन जाएगा। अब सबको आप जोड़ें, देव में वो में आ गया तो देवा हो गया, हो गया देवा, इधर क्या है लय, देवालय। ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से देव जोड़ आलय को यदि हम संधि करते हैं तो देवालय बनता है। जनरली बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि देव जोड़ आलय देवालय है ना, या पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय। तो ये सब रटने का चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा समझने का चीज है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसलिए इसमें इसी तरह से तो एक प्रोसेस है, आपको एग्जामिनेशन में पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है और फिर ये लिखना है। यदि देवालय दिया हुआ है तो फिर इसमें देखिए कि इसमें जो दोनों जो सार्थक शब्द हैं उन दोनों सार्थक शब्दों को हम लोग कैसे अलग करें। तो यहाँ पर देव फिर लगा हुआ आलय का आ लेकर के आलय के साथ अलग कर देंगे, या फिर अलग किया हुआ है तो उसको जोड़ करके सिर्फ ये लिखेंगे। ये बीच वाला प्रोसेस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये जो बीच वाला जो प्रोसेस है कि इस तरह से ये देवालय शब्द बनता है, और ये किस सूत्र से बनता है, इसी सूत्र से बनता है, अकह सवर्णे दीर्घ से ही देवालय शब्द का, देव जोड़ आलय शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से बाकी जो ई है, ऊ है, री है, लिरी है, इन सभी वर्णों का अब यहां पर देखिए वही कहा सवर्णे, मतलब अ इधर भी है और इसका सवर्ण मतलब समान वर्ण और इधर भी है, तो इसी को सवर्ण कहा। मतलब दोनों संधि के इधर भी, प्लस चिन्ह के इधर भी और प्लस चिन्ह के बाद में भी दोनों एक समान वर्ण होना चाहिए, इसी को हम लोग सवर्ण कहते हैं। कहने का मतलब अ आ के बाद यदि ई रहता तो ये सवर्ण नहीं कहलाता, यदि अ के बाद यदि ई रहता तो ये सवर्ण है नहीं है, क्योंकि इधर अ है और इधर ई है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, हमने पहले उच्चारण स्थान पढ़े थे। तो चूंकि उच्चारण स्थान के अनुसार ये समान वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ अ हुआ और अ के बाद फिर ई आया, जबकि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इचु यशानाम तालुह। तो दोनों का स्थान जो है भिन्न है, इसलिए सवर्ण नहीं कहा जाएगा। दोनों को जो है स्थान के दृष्टिकोण से ये एक समान होना चाहिए, तभी ये सवर्ण कहलाएगा, और तभी उसमें दीर्घ संधि होगी। संधि तो यहां भी होगी लेकिन दीर्घ नहीं होगी। यहां कौन सी संधि होगी हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है।